हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं न्यू लर्न वेल साइंस क्लास 7 का चैप्टर नंबर 15 है विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 14 पढ़ा था लाइट्स, और चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक सारे वीडियोस मैंने इसी चैनल पर पढ़ाए हैं और उन सब के क्वेश्चन आंसर के भी वीडियो मैंने दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं और आप वीडियो देखना चाहते हो क्वेश्चन आंसर एंड एक्सप्लेनेशन के, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हो, किसी भी चैप्टर को पढ़ सकते हो, और सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवाए हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिल सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम जिन टर्म्स के बारे में बात करना चाहते हैं वो है हमारे, एक तो विंड है, एक स्टॉर्म्स है और साइक्लोन्स है। इन तीनों टर्म्स को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। विंड्स क्या होती हैं, स्टॉर्म और साइक्लोन किस प्रकार जनरेट होते हैं, कहाँ से जनरेट होते हैं, साइक्लोन्स की फॉर्म क्या होती है। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बने रहो इस वीडियो में और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। तो अर्थ के सराउंडिंग एयर का जो ब्लैंकेट्स होता है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एयर जो कि अर्थ सरफेस पे प्रेशर बनाती है और इसका अपना वेट होता है। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेयर पे जो एयर का प्रेशर होता है इसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एयर कैन बी लिफ्ट एंड मूव थिंग्स, बिल्कुल। लेट अस लर्न सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। अब हम एयर की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज़ हैं एयर की, वो है एयर एक्सर्ट प्रेशर, यानी कि एयर प्रेशर बनाती है, दबाव बनाती है। बिल्कुल सही बात है, आपने नोटिस किया होगा काफ़ी जगह इस चीज़ को कि एयर प्रेशर बनाती है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक बात लिखी है, इट इज़ ईजियर टू राइड ए बाइसिकल इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्लोइंग विंड, यानी कि हवा विंड के डायरेक्शन में साइकिल को चलाना बहुत ईजी होता है। और विंड के अगेंस्ट अगर हम साइकिल चलाते हैं तो वो एक तरह से मुश्किल होता है। इन सेम वे इट इज़ ईजियर टू रो बोट इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, यानी कि हवा के डायरेक्शन में अगर बोट चलती है तो बहुत ईजी होता है बोट को चलाना, बट उसके अगेंस्ट बोट को चलाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि एयर जो होती है प्रेशर बनाती है। सपोज करो हम इधर जा रहे हैं, साइकिल से इधर जा रहे हैं और हवा भी इधर की चल रही है, तो एयर हम पे प्रेशर बनाएगी, साइकिल पे प्रेशर बनाएगी और साइकिल तेज़ चलेगी। ठीक है, और अगर हम मान लीजिए इधर जा रहे हैं और हवा इधर आ रही है और हम इधर जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो है हवा यानी कि एयर हम पे प्रेशर बनाएगी और हमारी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। तो यानी कि इन चीज़ों से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एयर जो होती है प्रेशर बनाती है। नेक्स्ट पेज पे हम एक एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी फर्स्ट। इसमें आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि एयर प्रेशर बनाती है, इस चीज़ को समझते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, इस चीज़ को पढ़ लेना है, एक्टिविटी को मैं समझा देता हूँ। हमने एक टिन लिया, मतलब कोई बर्तन लिया, उसमें हमने थोड़ा पानी डाल दिया
और उस पानी को हम बॉईल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये पानी पूरा बॉईल हो जाएगा, मतलब हीट बॉइलिंग पॉइंट तक आ जाएगा, आराम से बॉईल हो जाएगा, इस बॉईल पानी के कंटेनर को हम यहाँ से उठा के यहाँ पे रख लेते हैं और इसके ऊपर हम एक ढक्कन लगा देते हैं यहाँ पर टाइटली। ठीक है, ओके, लगा दिया। अब हम इस जो टिन का बर्तन है इसको सिंक में डाल देते हैं, मतलब सिंक में रख देते हैं, और ऊपर से हम एक गिलास में ठंडा पानी लेते हैं। ठंडे पानी को हम इस बर्तन के ऊपर डालते हैं। अब क्योंकि इस बर्तन में जो पानी है वो पूरी तरह बॉईल हो चुका है अंदर का, इसलिए जैसे ही इस बर्तन के ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है तो ये डिफ़ॉर्म हो जाता है। डिफ़ॉर्म मतलब इसकी शेप चेंज हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंदर जो पानी होता है वो बॉईल हो चुका होता है। ठीक है, अंदर का पानी क्या होता है, बॉईल हो चुका होता है, इसलिए वो क्या है, अंदर जो होता है, ठीक है, इसका प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, और बाहर की तरफ इसका प्रेशर ज़्यादा होता है। देखो, द प्रेशर इज इनसाइड द टिन बिकम्स लेसर देन द एयर प्रेशर ऑफ द आउटसाइड। यानी बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता है, अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, इससे ये कंप्रेस्ड हो जाता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि एयर जो होती है प्रेशर डालती है। नेक्स्ट है विंड। विंड मीन्स होता है मूविंग एयर। ठीक है, मूविंग एयर को ही हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। बहुत ही सिंपल डिफाइन है इसकी। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। एयर मूव्स फ्रॉम द वन रीजन टू अनदर रीजन एंड द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, और देखो, एयर प्रेशर रिड्यूज व्हेन द विंड स्पीड इंक्रीज। यानी कि अगर हवा की स्पीड, विंड की स्पीड इंक्रीज होती है तो उस टाइम जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, और इसीलिए जो होती है हाई स्पीड की विंड्स होती है, ठीक है, उनका प्रेशर कम होता है, और जो लो स्पीड की विंड्स होती है उनका प्रेशर हाई होता है। You must have heard that the roofs of the huts and sheet roofs of the godams are below of and the wind's speed is very high। यानी कि जब विंड्स स्पीड वेरी हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारे जो घरों की जो टीन वगैरह होती है, फिर गोदामों के ऊपर जो रूफ होती है वो एक तरह से उड़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाई स्पीड जो होती है ये एयर प्रेशर को क्या करती है, रिड्यूस करती है, और इससे क्या होता है, जो रूफ होती है उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, एक तरह से लार्ज फोर्स लगता है जो कि उसको लिफ्ट करता है आउटसाइड, यानी बाहर की तरफ उसको लिफ्ट कर देता है। ठीक है, अगला जो एक्टिविटी है इसमें हम ये समझते हैं कि एयर प्रेशर रिड्यूस होता है जब विंड की स्पीड हाई होती है। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए एक्टिविटी जो 1 थी उसमें हमने ये एक्टिविटी जो 2 थी उसमें हम ये देखते हैं कि एक्टिविटी 2 में एक बोतल ली हमने, और बोतल में कुछ टुकड़े डाले हमने कागज़ के, और जैसे ही हम उस बोतल में एक तरह से एयर को ब्लो करते हैं, तब क्योंकि हमारे माउथ से जो एयर ब्लो होती है उस टाइम हमारे माउथ से जो एयर ब्लो होती है उसका स्पीड हाई होता है, इसलिए जो उन पे जो प्रेशर है वो इतना मतलब एक तरह से कम लगता है। सो वो पेपर के पीस ब्लो नहीं करते, मतलब उड़ते नहीं हैं, क्योंकि हमारे माउथ के पास का जो प्रेशर होता है वो बोतल के अंदर के प्रेशर से कम होता है। ऐसे ही एक्टिविटी जो 3rd है इसमें हम समझ रहे हैं इस चीज़ को कि हाई स्पीड विंड्स जो होती है वो प्रेशर को रिड्यूस कर देती है। कैसे, यहाँ पर 2 बैलून्स हैं, ये दोनों बैलून्स, इनमें हमने इसको 1/3 तो वाटर से फिल कर रखा है और बाकी का हमने इसमें एयर फिल कर रखी है दोनों में। ठीक है, और ये लड़का है, इसने दोनों बैलून्स है जो कि सेम साइज़ के हैं, इनको 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बांध रखा है ऐसे। ठीक है, और ये लड़का जो है इन दोनों बैलून्स के बीच में एयर को ब्लो करता है। ठीक है, तो जैसे ही एयर को ब्लो करता है तो ये बैलून्स जो होते हैं एक दूसरे के पास आते हैं। ठीक है, एक दूसरे के पास आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो लड़का एयर ब्लो कर रहा है इन बैलून्स के बिटवीन, तो उसका जो प्रेशर होता है वो एक तरह से क्या होता है, बहुत ही कम होता है, क्योंकि स्पीड क्या होती है विंड की ज़्यादा होती है। ठीक है, और आउटर जो एनवायरनमेंट होता है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, और इस लड़के के द्वारा जो
एयर ब्लोइंग की जाती है उसका प्रेशर कम होता है, इसलिए एक दूसरे के टूवार्ड्स आते हैं, मतलब एक दूसरे के क्लोजर आते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। देखो एक्टिविटी 4 है कि वही चीज़ समझ सकते हैं कि हाई स्पीड जो विंड्स होती है वो एयर प्रेशर को रिड्यूस करती है। इस एक्टिविटी में भी यही है, जैसे ये जो बच्चा है, ठीक है, वो पेपर के पीस ले रहा है और जिसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर और विड्थ है उसकी 3 सेंटीमीटर। तो जैसे इसने इसको टाइटली मुंह में अपने दबा रखा है और जैसे ही एयर को ब्लो करता है, मतलब इस पेपर के पीस पर एयर को ब्लो करता है, तो इसके माउथ से जो निकलने वाली जो एयर होती है उसकी स्पीड हाई होती है और हाई स्पीड हमेशा लो प्रेशर देती है। तो इसलिए ये जो पेपर है इन पर जो प्रेशर है वो कम बनता है, क्योंकि विंड की स्पीड ज़्यादा हाई होती है। तो आपको ये चीज़ें समझनी है। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी एयर की, वो है हॉट एयर इज लाइटर इट्स राइजेज अप, यानी कि हॉट एयर जो होती है वो लाइटर होती है और ये हमेशा राइज करती है। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, बिल्कुल सही बात है कि एयर जो होती है हीटिंग करने पर एक्सपेंड होती है, मतलब फैलती है। एंड कॉन्टैक्ट ऑन द कूलिंग, और उसको ठंडा करते हैं तो कॉन्टैक्ट होती है यानी सिकुड़ती है। बहुत ही अच्छी बात है ये, ठीक है। तो हॉट एयर बिकम्स लाइटर एंड राइजेज अप, हॉट एयर जो होती है वो लाइटर होती है इसलिए वो राइज करती है, जबकि जो कोल्ड एयर होती है, ठीक है, वो राइज नहीं करती क्योंकि वो हैवियर होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और लिख रही है कि विंड स्पीड को हम एनेमोमीटर से मेजर करते हैं। एनेमोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम विंड स्पीड को मेजर करते हैं। अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कौन सी, कि जो हीटिंग पे एयर एक्सपेंड होती है और कूलिंग पे कांटेक्ट होती है, ठीक है। इस चीज़ को एक्टिविटी 5 में भी हम यहाँ पर शो कर रखा है, ठीक है। देखो ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है इसमें हमने पानी भर रखा है और ऐसे हमने एक जो स्ट्रिप है उसको बैलून से अटैच कर रखा है, ठीक है। अब बिकॉज इसमें हमने कोल्ड वाटर भर रखा है, तो कोल्ड वाटर से देखो क्या हो रहा है, आपका जो बैलून है वो सिकुड़ रहा है, यानी कि कूलिंग से कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी सिकुड़ता है। और इसमें जो है हमने गर्म पानी लिया है, तो गर्म पानी लिया तो हमने देखा है कि जो हमारा बैलून है वो फुला हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो गर्म पानी है, ठीक है, ये एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि ये एक्सपेंड हो रहा है, स्टीम इसमें बन रही है, तो इसलिए हमारा जो बैलून है वो आराम से उसमें प्रेशर बन रहा है और ये फुला हुआ है, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतनी सी बात समझनी है, ये जो प्रॉपर्टी होती है विंड की सॉरी विंड ने एयर की प्रॉपर्टी होती है कि एयर कूलिंग पर तो कांटेक्ट होती है और हीटिंग पे एक्सपेंड होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। टू सो दैट हॉट एयर इज लाइटर, अब इस चीज़ को हम एक्टिविटी 6 से समझते हैं कि जो हॉट एयर होती है वो राइज चीज़ करती है या नहीं करती। वैसे तो आपको पता ही है हॉट एयर क्या होती है, लाइटर होती है, लाइटर चीज़ हमेशा राइज करती है यानी कि, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, हमने 2 पेपर पीस ले रखे हैं और उसको हमने एक बटन से स्टिक मतलब हैंग कर रखा है, ठीक है। और उनके बिटवीन हमने एक जो है कैंडल को रखा हुआ है। तो क्योंकि कैंडल क्या काम करेगी, कैंडल के जो आसपास की जो एयर होगी वो क्या होगी, गर्म होगी, और गर्म होके यानी कि हीटिंग को लेके वो राइजअप करेगी, ठीक है। तो राइजअप करेगी तो फिर क्या होगी, ये जो पेपर पीस है ये क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, यानी कि ये ब्लो होंगे, उड़ेंगे ये, ठीक है। वो उड़ेंगे इसलिए क्योंकि आसपास की जो एयर है, ठीक है, हीट पाके क्या होगी, राइजअप करेगी और लाइटर हो जाएगी इसलिए। नेक्स्ट देखो टाइम टू क्वेश्चन आंसर है, एयर एक्सर्ट प्रेशर, इसमें प्रेशर आएगा, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड आएगा, एयर 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 एक्सपेंड आएगा इसमें ऑन हीटिंग एंड कॉन्टैक्ट ऑन कूलिंग, एयर प्रेशर रिड्यूज आएगा इसमें क्योंकि हाई स्पीड में एयर प्रेशर रिड्यूज होता है। हॉट एयर इज लाइटर एंड राइजेज अप, इसमें लाइटर आएगा। आगे हम देख रहे हैं जनरेशन ऑफ विंड्स की जनरेशन। तो देखो कि जो विंड्स होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ राइज अप करती है एंड द ग्रेटर
द ग्रेटर ऑफ डिफरेंस इन एयर प्रेशर द ग्रेटर विंड स्पीड। देखो द ग्रेटर द डिफरेंस इन एयर प्रेशर द ग्रेटर इन विंड स्पीड। अब हम नीचे देखते हैं। देखो विंड जो करंट होती है वो जनरेट होती है। क्यों होती है जनरेट? क्योंकि अनइवन हीटिंग होती है हमारे लैंड सरफेस पे और वाटर सरफेस पे। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स ऑफ द अर्थ। यानी कि इक्वेटर जो होता है अर्थ का और पोल्स जो होता है अर्थ का, उनके बिटवीन अनइवन हीटिंग होती है। अनइवन हीटिंग का मीन्स है कि अलग अलग मतलब हीटिंग टेम्परेचर्स होते हैं। ठीक है, ध्यान दो। पहला पॉइंट, द इक्वेटर गेट्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। ठीक है, ये चीज़ तो सबको पता होगी कि इक्वेटर जो होता है हमारे अर्थ में मिडिल में होता है और यहाँ पर सन की जो रेज होती है वो डायरेक्ट सीधी पड़ती है। ठीक है, दस द एयर इन द रीजन, यानी इस रीजन की जो एयर होती है, ठीक है, वो गैस हीटेड एंड राइज अप। ठीक है, हीट हो जाती है। कूलर एयर फ्रॉम द रीजन ऑफ द 0 से 30 डिग्री लैटिट्यूड ऑन अदर साइड of the equator moves in and these winds are called trade winds। ठीक है, यानी कि जो 0 से 30 डिग्री लैटिट्यूड से जो कूलर यानी कि ठंडी एयर जो आती है, ठीक है, तो इस रीजन में आके एक तरह से ये क्या होती है, हीटेड होती है और मूव अप करती है। इनको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका द हॉट एयर फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर की जो हॉट एयर होती है वो राइजेस करती है एंड बिकम्स कूलर एंड हैवियर। वो कूलर बन जाती है या हैवियर बन जाती है, हम समझ सकते हैं जब वो 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर आती है। ठीक है, और उनको हम, ठीक है, ब्रेस्ट लाइस कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, और अर्थ का जो ये मिडिल पार्ट होता है ये 0 डिग्री होता है, जिसे इक्वेटर कहते हैं हम। ठीक है, और 0 डिग्री से ऊपर आपका 30 नॉर्थ होता है। ये वाली साइड जो होती है वो नॉर्थ साइड होती है। ठीक है, ये 30 नॉर्थ है। ऐसे ही नीचे जाएंगे तो 30 साउथ है और ऊपर जाएंगे तो 60 नॉर्थ है और ये 60 डिग्री साउथ है। ठीक है, ये 90 डिग्री नॉर्थ है और ये 90 डिग्री साउथ है। ठीक है, और मिडिल में आपका इक्वेटर है। ठीक है, बस अब अभी हमने पढ़ा है कि जो आपके 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ से जो हवा आती है, मतलब एयर आती है, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल्स बोलते हैं। ये रे 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री और 60 डिग्री साउथ। ठीक है, और यहाँ पे होगा आपका 30 डिग्री, एक मिनट, साउथ, हाँ 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ। यहाँ से जो विंड आती है इनको बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और नीचे वाली को बोलते हैं हम साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। और जो ये वाली जो होती है इनको हम वेस्ट रेस्ट बोलते हैं। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो द एयर एट 60 डिग्री लैटिट्यूड ऑफ बोथ साइड। ठीक है, 60 डिग्री लैटिट्यूड बोथ साइड होती है, नॉर्थ हो या और साउथ, इज वार्मर देन द पोल्स, यानी कि पोल्स के कंपेरिजन में क्या होती है, वार्मर होती है। क्योंकि पोल्स पे तो बिल्कुल ठंडा होता है। ये जो रीजन होता है पोलर रीजन, ये बिल्कुल बर्फ़ वाला रीजन होता है, आइस वाला रीजन होता है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट होता है यहाँ पे। तो यानी कि 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ, ये दोनों क्या होते हैं, एक तरह से थोड़े बहुत वार्म होते हैं, वार्मर होते हैं, मतलब गर्म होते हैं। ठीक है, एंड द दिस वार्म एयर राइजेस अप, और ये जो गर्म हवा होती है वो राइजेस करती है और एक तरह से लो प्रेशर क्रिएट करती है ना। द कोल्ड एयर फ्रॉम द पोल्स इज हायर प्रेशर एंड रशेस टू टेक पैलेस। और जो ये जो पोलर रीजन होता है, यहाँ की जो एयर होती है, ठीक है, उसका ये हाई रीजन होता है। ठीक है, तो 60 डिग्री जो नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ, ये देखो 60 डिग्री नॉर्थ है, 60 डिग्री जो साउथ है लैटिट्यूड, दे आर कॉल्ड पोलर विंड्स। इनको पोलर विंड्स बोलते हैं क्योंकि ये पोलर रीजन से आती है और ये कोल्ड होती है।
ठीक है। अब देखो ईस्टर्न डायरेक्शन में अगर हम देखते हैं तो जो आपके ट्रेड विंड्स और जो आपके पोलर विंड्स है बिलो करती हैं ईस्टर्न डायरेक्शन में। और आगे हम देखते हैं अनइवन हीटिंग एंड ऑफ लैंड एंड वाटर। देखो लैंड सरफेस जिस पे हम रहते हैं, वाटर सरफेस ओशंस वगैरह, इन दोनों पर अनेक अनइवन हीटिंग होती है और इसके कारण ही हमारी जो एक तरह से मानसून है वो डिपेंड होते हैं, बारिश इन्हीं पे डिपेंड होती है। तो देखो ध्यान से, लैंड्स हीटेड अप फास्टर एंड आल्सो कूल्स डाउन फास्टर। यानी कि जो लैंड सरफेस होता है इसकी एक मतलब एक तरह से खासियत होती है कि ये बहुत जल्दी हीटेड होता है और बहुत ही जल्दी कूल होता है। आपने नोटिस किया होगा डेजर्ट, डेजर्ट जो होता है, ठीक है, वो बहुत ही जल्दी क्या होता है, गर्म होता है। यानी कि दिन के टाइम में डेजर्ट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और रात के टाइम में डेजर्ट का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा स्लो, मतलब एक तरह से मिनिमम होता है। ठीक है, तो वो इसी के कारण होता है क्योंकि लैंड सरफेस जो होता है बहुत ही फास्टर हीटेड होता है और बहुत ही फास्टर कूल भी होता है। आगे देखो, ड्यूरिंग समर्स द कोस्टल इंडिया द लैंड सराउंड वाटर इन द oceans gets heated much faster and the air above it rises up। ध्यान देना, जो कोस्टल रीजन होता है यानी कि समुद्र के आसपास का जो रीजन होता है उसको कोस्टल रीजन बोलते हैं। तो वहाँ की जो एयर होती है वो एक तरह से क्या करती है, हीटेड होती है फास्टर। ठीक है, और उनके ऊपर जो हवा चलती है, ठीक है, ओशंस जो होता है ऊपर ठंडी हवा चलती है, तो जो नीचे वाली जो एयर होती है लैंड की वो राइज करती है और वाटर के जो ऊपर जो हवा चलती है वो कूल होती है। ठीक है, तो जो कूल एयर होती है वो एक तरह से हाई प्रेशर बनाती है एंड जो लैंड सरफेस पर जो गर्म एयर होती है उसको एक तरह से वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देती है। तो दीज विंड्स आर कॉल्ड समर मानसून। तो इनसे जो विंड्स तैयार होती है वो एक तरह से समर मानसून हम उसको कहते हैं। और इससे भी रेनफॉल होता है मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के कुछ पार्ट्स में। ठीक है, हमारे यहाँ पर दो तरह के मानसून आते हैं, एक तो समर मानसून आता है और एक विंटर मानसून आता है। ठीक है, राजस्थान में अगर हम बात करें तो राजस्थान में विंटर मानसून से ही ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, समर मानसून से हमारे यहाँ पर बारिश की पॉसिबिलिटी कम होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये डायग्राम दिखा गया है समर मानसून का कुछ ऐसे। ठीक है, इसका मतलब ये है ये इंडिया है और ये आपके ओशन से एक तरह से क्या जा रही है, विंड्स। अब हम विंटर मानसून पे बात कर लेते हैं। विंटर मानसून से हमारे राजस्थान में बारिश होती है। देखो, इन विंटर द लैंड्स कूल्स। विंटर के टाइम आपको पता है जो लैंड्स होता है वो कूल होता है और मच फास्टर देन द वाटर। ठीक है, क्योंकि लैंड की खासियत यही होती है कि जितना जल्दी ये गर्म होता है उतना जल्दी कूल भी होता है। तो विंटर के टाइम में लैंड सरफेस कूल होता है एंड द एयर अबव द वाटर, और पानी के ऊपर की जो एयर होती है, ठीक है, वो एक तरह से हॉट होती है और राइजअप होती है। तो इससे एक लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, और वहाँ से एक विंड जनरेट होती है। उस विंड को हम क्या बोलते हैं, मानसून विंड बोलते हैं, विंटर मानसून विंड्स। ठीक है, लेकिन इन ये जो मानसून्स होते हैं विंटर मानसून्स, इनसे ज़्यादा बारिश नहीं होती है, मतलब होती है बट ठीक है कम होती है। ओके, अब आगे बात कर लेते हैं हम थंडर स्टॉर्म्स की। तो देखो थंडर स्टॉर्म्स क्या होते हैं। थंडर स्टॉर्म्स जो डेवलप होते हैं वो फ्रिक्वेंटली होते हैं इन हॉट ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया। ठीक है, द अर्थ सरफेस गेट्स हीटेड ड्यू टू द सन। यानी कि सन से अर्थ सरफेस हीटेड होता है और हॉट एयर जो होती है वो राइजअप करती है। ठीक है, और वो एक लो लो प्रेशर का एरिया क्रिएट करती है, जिससे क्या होता है आपका थंडरस्टॉर्म एक तरह से फ्रिक्वेंटली डेवलप होता है।
पॉइंट 1 देखते हैं। वाटर वेपर राइजेस एंड कंडेंसेशन टू फॉर्म ऑफ द टिनी ड्रॉप्स। इससे क्या होता है, लो प्रेशर के एरिया बनता है जिससे वाटर वेपर राइजेज होती है और एक तरह से ये टिनी ड्रॉपलेट्स के रूप में क्या होती है, कंडेंसेंस होती है, मतलब जो ड्रॉपलेट्स के रूप में गिरती है। सेकंड पॉइंट है द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एंड द आइस पार्टिकल्स फॉल्स वेरी फास्ट टूवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, यानी कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा जो ड्रॉपलेट्स होती है वो आइस क्यूब्स में या फिर आइस के रूप में हमारे अर्थ सरफेस पर गिरती है, जिसको हम नॉर्मली भाषा में हम बोलते हैं कि भाई ओले पड़ रहे हैं। ठीक है, वो ओले ही एक तरह से थंडरस्टॉर्म, मतलब थंडरस्टॉर्म कब होता है, बारिश के मौसम में, मतलब मोटे मोटे आइस पीसेज गिरते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं। इसमें लाइटिंग भी होती है। ठीक है, तो देखो दिस बिल्ड अप एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज विच इज रिलीज द लाइटनिंग, यानी कि इससे एक इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज जनरेट होता है जिसे हम लाइटनिंग बोलते हैं, और लाइटनिंग होती है। द लाइटनिंग हिट्स द सराउंडिंग एयर। ठीक है, लाइटनिंग से हमारे आसपास की जो एयर होती है हिट्स होती है एंड द एयर एक्सपेंड वेरी फास्ट प्रोड्यूसिंग साउंड इज कॉल्ड थंडर, यानी कि जो एयर के साथ में बहुत ही एक साउंड जनरेट होती है जिसको हम थंडर बोलते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये हमारा थंडरस्टॉर्म्स होता है। ठीक है, थंडरस्टॉर्म्स आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी बारिश के मौसम में एक तरह से तेज़ गड़गड़ाहट होती है और एक लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग के साथ में ठीक है जो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, वो एक तरह से आपके सॉलिड फॉर्म में यानी कि आइस फॉर्म में गिरते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि कंडेंसेशन जो प्रोसेस होती है वो क्यों फास्टर होती है। अब हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ द थंडरस्टॉर्म्स। ठीक है, देखो थंडरस्टॉर्म्स से क्या क्या इफेक्ट होता है। तो पहला है थंडरस्टॉर्म जब आता है इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पहला तो ट्रीज वगैरह जो होते हैं वो अपरूट हो जाते हैं, मतलब उखड़ जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह हैं वो भी उखड़ जाते हैं। ठीक है, और एक तरह से हम बोल सकते हैं कि लाइट स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। सेकंड है हैवी रेन्स दैट ऑक्यूर अलोंग विथ थंडरस्टॉर्म्स कॉज फ्लड, यानी कि थंडरस्टॉर्म के साथ में भारी बारिश हो जाती है, बहुत ही तेज़ बारिश हो जाती है जिससे कि मतलब फ्लड, बाढ़ आने की संभावना हो जाती है। एंड वाटर लॉगिंग हो जाता है, वाटर लॉगिंग मीन्स पानी का जमाव हो जाता है। और पीपल में डाई एंड लाइटनिंग स्ट्राइक्स देम, मतलब अगर लोगों के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक कर जाती है तो वो मर भी सकते हैं। तो ये तो होते हैं इफेक्ट्स। अब हमें थंडरस्टॉर्म्स के टाइम क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए वो हम देख लेते हैं। ठीक है, मतलब किस प्रकार हम थंडरस्टॉर्म से अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो पहला है व्हेन द थंडरस्टॉर्म स्ट्राइक्स, जैसे ही थंडरस्टॉर्म्स आता मतलब स्ट्राइक आता है तो सबसे अच्छा जो वे होता है कि हम अपने आप को मतलब जो हमारे इंडोर्स हैं उनके जितने भी डोर्स होते हैं उनको हम बंद कर लें और खिड़कियों को भी हम बंद कर लें। सेकंड पॉइंट है इट इज़ नॉट सेफ टू बी टेक शेल्टर अंडर द आइसोलेटेड ट्री, यानी कि कभी भी आइसोलेटेड ट्री के पास हमें अपने आप को छुपाना नहीं चाहिए, यानी कि उसके नीचे शेल्टर नहीं लेना चाहिए हमें। और हमें कभी भी मेटेलिक रॉड वाली जो अम्ब्रेला है उसका भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रिक जो जनरेट होता है, ठीक है, वो आपके अंदर फ्लो हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड द मेटेलिक ऑब्जेक्ट, यानी कि पानी से और मेटेलिक ऑब्जेक्ट से हमेशा दूर रहें उस टाइम, क्योंकि इनमें करंट फ्लो होता है। सेकेंड है इट इज़ सेफ टू बी टेक शेल्टर इन द बस और कार बिकॉज इट लाइटनिंग स्ट्राइक देन मेटल बॉडी कैन कंडक्ट लाइटनिंग टू द अर्थ विदाउट द हार्मिंग अस। ठीक है, यानी बस और कार के नीचे हम अपने आप को शेल्टर कर सकते हैं। तो ये हमारे थंडरस्टॉर्म्स के कुछ प्रिकॉशंस हैं। आगे हम पढ़ते हैं साइक्लोन्स। ठीक है, देखो तो थंडरस्टॉर्म्स आपने पढ़ लिया है जो कि बरसात के मौसम में आता है, और इससे क्या क्या हो सकता है आपने नोटिस किया होगा। जैसे हमारे क्या बोलते हैं उत्तराखंड में 2013 में भी आया था, काफ़ी बार वहाँ पे आता जाता रहता है मतलब थंडरस्टॉर्म, क्योंकि वहाँ पर जो नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, इनसे क्या होता है जो वाटर लॉगिंग की एंड फ्लडिंग की समस्या ज़्यादा पैदा होती है।
आगे हम साइक्लोन्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो साइक्लोन्स क्या होता है। साइक्लोन्स जो होते हैं ओशंस में आते हैं। जैसे अभी काफ़ी सारे साइक्लोन्स आते जाते रहते हैं। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा हरिकेन, मतलब अभी थोड़े दिन पहले हुदहुद नाम का साइक्लोन जनरेट हुआ था, जिससे हमारे कोस्टल एरियाज में काफ़ी सारा नुकसान हुआ था। ठीक है, तो साइक्लोन्स का जो ज़्यादा नुकसान होता है वो कोस्टल एरियाज में होता है। हमारे राजस्थान में तो बहुत कम इफेक्ट होता है। देखो, ए साइक्लोन इज ए हग ए रिवॉल्विंग स्टॉर्म्स ओवर द ओशंस, मतलब ओशंस में होता है, एंड दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द वेरी हाई स्पीड विंड्स, यानी कि जो हाई स्पीड की विंड होती है उनके कारण ही मतलब साइक्लोन बनता है अराउंड द सेंट्रल एरिया हैविंग ए लो प्रेशर। ठीक है, यानी कि हाई स्पीड विंड के बीच में एक लो प्रेशर का एक सेंट्रल पॉइंट बनता है, जिससे कि आपका साइक्लोन जो है जनरेट होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं। यानी कि जो मैंने अभी बताया था वो ये लो प्रेशर का जो एरिया होता है बीच वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं। जहाँ से साइक्लोन स्टार्ट होता है वो उसको बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। अभी जो आई ऑफ द साइक्लोन होता है ना, इट कैन बी 100 किलोमीटर्स वाइड। जरूरी नहीं है कि मैंने इतना सा पॉइंट बताया तो इतना सा हो, नो, ये इतना सा पॉइंट भी 100,000 किलोमीटर तक भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि समुद्र है, समुद्र की मतलब हाइट्स को और समुद्र की वेव्स को हम नाप नहीं सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ लेते हैं कि इसका जो साइक्लोन है इसका फॉर्मेशन कैसे तैयार होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पे। देखो, द वाटर फ्रॉम द सी दैट एवोपरेट बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन, यानी कि क्लाउड फॉर्मेशन से पहले जो वाटर पेपर एक तरह से एवोपरेट होता है, टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वाटर, यानी कि वो हीट को लेता है एटमॉस्फेयर से। ठीक है, क्योंकि कंडेंसेशन प्रोसेस होना है, वाटर में चेंज होना है, इसलिए तो दिस वाटर वेपर गिव्स बैक दिस हीट टू द एटमॉस्फेयर, यानी कि ये जो वाटर वेपर होता है जिससे वाटर बन जाता है, लेकिन इस हीट को एटमॉस्फेयर को देता है व्हेन इट चेंज बैक टू लिक्विड, यानी जब ये लिक्विड में चेंज हो जाता है। दिस हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर बार्म्स सराउंडिंग एयर, और जो ये हीट जो वापस ये देता है, इससे आसपास का एनवायरनमेंट एक तरह से हीटेड हो जाता है, वार्म हो जाता है। दिस वार्म एयर राइज, और ये वार्म एयर जो होती है वो राइज करती है और कॉजेज ए ड्रॉप इन प्रेशर लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ द लो प्रेशर रीजन, और एक लो प्रेशर का रीजन उस ओशंस में क्रिएट करती है। ठीक है, इससे दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड result in the formation of the low pressure system with very high speed winds revolving around। तो इससे क्या होती है कि जो हाई स्पीड की विंड्स जनरेट होती रहती है और बीच में एक लो प्रेशर बन जाता है। इट दिस वेदर कंडीशन इज कॉल्ड साइक्लोन, और इससे एक साइक्लोन की कंडीशन जनरेट हो जाती है। एंड द सेंटर एरिया ऑफ द लो प्रेशर इज कॉल्ड आई ऑफ द साइक्लोन, ये हमने पढ़ चुके हैं ऊपर भी। जो बीच वाला जो होता है उसको हम आई ऑफ द साइक्लोन्स कहते हैं, जहाँ पर कि लो प्रेशर पैदा होता है या लो प्रेशर जनरेट होता है। तो द एरिया अराउंड द आई इज हैज़ थिक क्लाउड्स विथ हैवी रेन्स। ठीक है, यहाँ का एरिया में बहुत ज़्यादा क्लाउड्स होते हैं, हैवी रेन होती है, और विंड की स्पीड तो 150 से लेकर 250 किलोमीटर पर हावर्स तक हो सकती है। ए साइक्लोन इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पैलेसेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि साइक्लोन को अलग अलग पैलेस पे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में इसको हरिकेन कहते हैं, यानी कि साइक्लोन नहीं कहते। साइक्लोन को किस नाम से जाना जाता है अमेरिकन कंट्री में, कॉन्टिनेंट में, हरिकेन। एंड जापान और फिलीपींस में इसको टाइफून बोलते हैं। एंड इंडिया में तो हम इसको साइक्लोन ही बोलते हैं, जो कि इंडियन ओशन में या फिर बे ऑफ बंगाल्स में जनरेट होते रहते हैं। एंड जितने भी हमारे मतलब कोस्टल एरियाज हैं उनमें ये जनरेट होते रहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि साइक्लोन जो जनरेट होता है इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो देखो, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द साइक्लोन से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो देखो, साइक्लोन्स कॉज डैमेज ऑफ हाउस, साइक्लोन से बहुत सारे हाउस डैमेज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह है,
और ट्रीज वगैरह है, मतलब काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ का एक तरह से डिस्टॉर्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लड वाटर, ठीक है, बाढ़ आ जाती है एंड इससे क्या हो जाता है, रोड्स वगैरह जो होते हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, रेलवे ट्रैक भी डिस्टॉर्ट हो जाता है एंड एनिमल्स ह्यूमन्स लाइफ कॉजिंग डैमेज टू बी लाइफ प्रॉपर्टी, मतलब एनिमल्स भी काफ़ी मर जाते हैं, ह्यूमन्स लाइफ एक तरह से, ठीक है, डिस्टर्ब्ड हो जाती है। फ्लड पॉल्यूट द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और देखो फ्लड से जो पीने के पानी के सोर्सेज होते हैं वो भी एक तरह से पॉल्यूटेड हो जाते हैं एंड वाटर बॉर्न डिजीज़ या फिर हम बोल सकते हैं डायसेंट्री, टाइफाइड जैसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, ठीक है। अब हम साइक्लोन्स के टाइम में क्या सेफ्टी रख सकते हैं तो वो हम देख रहे हैं। देखो, वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द टीवी थ्रू द टीवी एंड द रेडियो शुड बी टेकन सीरियसली, यानी कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, मौसम विभाग जो होता है हमारा, तो इससे जो भी हमें गाइडलाइंस मिलती है या फिर जो भी वार्निंग मिलती है हमें उन्हें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उनको एक तरह से मतलब सीरियसली लेना चाहिए। सेकंड पॉइंट है पीपल्स हु लिव इन द सी कोस्ट, यानी कि जो लोग मतलब सी कोस्ट पे रहते हैं या फिर कोस्टल एरियाज में रहते हैं, समुद्र के पास रहते हैं, ठीक है, उन्हें इस वार्निंग को बहुत ही ध्यान देना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट है इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स वगैरह हैं, हॉस्पिटल के नंबर्स हैं, फायर ब्रिगेड के नंबर्स हैं, ठीक है, वो एक तरह से अपने पास रखने चाहिए और उन्हें याद भी रखना चाहिए ताकि आप जब भी मुसीबत में हो आप एक तरह से हेल्प ले लो। विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट एंड द रडार्स साइक्लोन अलर्ट इज इशूड 48 आवर्स, साइक्लोन अलर्ट हो जाता है 48 आवर्स पहले ही कि भाई साइक्लोन आ चुका है, साइक्लोन मतलब इतनी डिस्टेंस पे है, कहाँ पे अभी जनरेट है, कितना उसका स्पीड है, हर चीज़ को आप को पहले ही एक तरह से गवर्नमेंट के द्वारा बता दिया जाता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हर चीज़ को पहले ही बता देता है, तो उस चीज़ के हिसाब से हमें अपने आप को मेंटेन करना चाहिए। एंड प्रिकॉशन उस टाइम हम क्या ले सकते हैं जहाँ पर मतलब देखो प्रिकॉशन टू बी टेकन इन द साइक्लोन हिट एरियाज, मतलब जहाँ पर साइक्लोन जनरेट होते हैं वहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं प्रिकॉशन, तो देखो डो नॉट ड्रिंक कॉन्टेमिनेटेड वाटर, यानी कि साइक्लोन से फ्लडिंग होती है, फ्लड से पूरा वाटर कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है, तो उस पानी को नहीं पीना चाहिए, ठीक है, पानी को बॉईल करके पीना चाहिए या फिर इम्प्योरिटीज और जम्स को हटा के ही मतलब पानी को पीना चाहिए। सेकंड बात है डो नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेज एंड वायर्स, बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए इनको क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है। एंड डो नॉट वॉक इन द फ्लडेड एरियाज, ठीक है, एज इट मे हैव स्नैक्स और हार्मफुल इंसेक्ट्स, यानी कि जहाँ पर बाढ़ आई है वहाँ पर हमें बिल्कुल भी नहीं घूमना चाहिए। कॉपरेट विद द रेस्क्यू फोर्स, यानी जो रेस्क्यू फोर्स है उनको कॉपरेट करना चाहिए। डो नॉट मेक अनड्यू डिमांड्स, और उनसे कोई भी अनड्यू डिमांड्स नहीं करनी चाहिए। डो नॉट स्प्रेड रूमर्स, रूमर्स नहीं फैलाना चाहिए। अवॉइड ड्राइविंग ऑन द रोड्स, और उस टाइम हमें ड्राइविंग वगैरह अवॉइड करनी चाहिए। स्टैंडिंग वाटर एज दे कुड हैव बीन डैमेज द ड्यू टू फ्लड्स। एंड है, चलो ये हो गया। अब देखो एक यहाँ पर केस स्टडी बता रखा है साइक्लोन के बारे में, ठीक है, भुवनेश्वर के मतलब एक तरह से उस टाइम आया था 1909 में ये साइक्लोन्स, ठीक है, इसमें 250 के करीब इसकी स्पीड थी साइक्लोन की। इसमें बता रखा है कि इतने लोग मारे गए थे 10,000 के करीब, ठीक है, इसको सुपर साइक्लोन नाम दिया गया था। चलो आगे टॉर्नेडो है, तो देखो टॉर्नेडो क्या चीज़ होती है। टॉर्नेडो जो होती है वो आपकी हवा में बनती है, मतलब एक तरह से देखो एक टॉर्नेडो इज ए डार्क फनल शेप्ड क्लाउड, मतलब ये ऐसा डार्क शेप्ड का क्लाउड होता है दैट रीचेज द ग्राउंड फ्रॉम द इन द स्काई, इट इज फॉर्म्ड व्हेन ए कॉलम ऑफ cold air sink down from a dark rain cloud, warm air from of the surface of the earth rises, मतलब हमारे अर्थ सरफेस की जो गर्म हवा होती है वो राइजेज करती है एंड व्रिल्स अराउंड द कॉलम ऑफ कोल्ड एंड देयर बाय रिजल्टिंग इन हाई स्पीड, मतलब हमारे जो अर्थ सरफेस की जो गर्म हवा होती है वो एक तरह से ऐसे राइज अप करती है, और बीच में जो होती है बीच में ये होती है ठंडी हवा, तो ठंडी हवा के चारों तरफ होल्स होती है, मतलब ऐसे राउंड शेप बना लेती है ऐसे, और इससे एक
फ्लैशन जनरेटर हो जाता है, जिसे हम टॉर्नेडो कहते हैं। और इसकी जो स्पीड होती है वो अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर्स के करीब होती है। द ईस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, इंडिया के ईस्ट और वेस्ट में ऐसे वनरेबल साइक्लोन्स या फिर हम बोल सकते हैं टॉर्नेडोज आते हैं। अब इस टाइम पर हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? तो पहला है टू टेक शेल्टर इन द अंडरग्राउंड रूम्स। इस टाइम पे हमें अंडरग्राउंड रूम्स में शेल्टर लेना चाहिए, ठीक है, विथ नो विंडोज, जहाँ पर कोई विंडोज ना हो, क्योंकि एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। सेकंड है, इफ़ एन अंडरग्राउंड रूम्स इज़ नॉट अवेलेबल, अगर नहीं अवेलेबल है, देन सेफ टू बी सिट अंडर द टेबल और बेड और द वो डाउन ऑफ द योर नी, और अपने नी को मतलब घुटनों को नीचे कर लेना चाहिए, प्रोटेक्टिंग हेड मतलब हेड को प्रोटेक्ट करके, एंड नेक विद द हेल्प ऑफ आर्म्स, मतलब हेड को नेक को प्रोटेक्ट करके। तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। पहला हमने साइक्लोन को डिस्कस किया है यहाँ पर, दूसरा हमने सबसे पहले हमने विंड और एयर की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है, और लास्ट में हमने टॉर्नेडोज देखा है एंड थंडरस्टॉर्म पढ़ा है। काफ़ी सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं कंप्लीट करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक बटन प्रेस कीजिए। आपके जो भी क्वारीज हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और ख़ुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपसे यही चाहता हूँ। अब मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट जो वीडियो है नेक्स्ट चैप्टर का, उसमें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।